बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 OSI मॉडल पार्ट 2 शुरू करते हैं। ले जनाब, विंडोइंग को समझते हैं कि विंडोइंग क्या है। अच्छा, ये है शुगर मिल और ये मेरी है शॉप। मैं यहाँ पे ना शुगर का यानी चीनी का होलसेल का कारोबार करता हूँ और छोटी शॉप वाले मुझसे चीनी खरीद के लेके जाते हैं। और शॉप के पास ही थोड़ी दूर मैंने अपना एक गोदाम बना रखा है जहाँ पे मैं शुगर मिल से चीनी ऑर्डर कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे जनाब मेरे पास 10,000 पैकेट जो है ना वो मैं शुगर के स्टोर कर सकता हूँ। जब लोग मुझसे यहाँ से चीनी खरीदते हैं और शॉप में मेरे चीनी के पैकेट कम हो जाते हैं, जो काम करने वाले मैंने रखे हुए हैं उनको भेज के तो जल्दी से अपने इस गोदाम से चीनी के पैकेट शॉप में मंगवा लेता हूँ। जितने पैकेट मैंने सपोज अगर 10,000 की इसमें कैपेसिटी है तो मैं 5,000 जो पैकेट हैं वो ऑर्डर कर देता हूँ और वो डिलीवर कर देते हैं। इस तरह से जो मेरा ना गोदाम उसको मैं ऑलमोस्ट फुल ही रखता हूँ। और महीने में ना मेरे कभी 4,000 पैकेट निकल जाते हैं शुगर के, कभी 5,000 निकल जाते हैं और कभी 6,000 निकल जाते हैं पैकेट महीने के। अब इस एग्जाम्पल को ना आपने जहन में रखना है। हम अब विंडोइंग समझने जा रहे हैं। अब देखें, जो PC1 और PC2 है ना वो ऐसे लैन कार्ड या इसे हम निक कार्ड भी कहते हैं ना, उसके साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर हम लैन कार्ड को देखें तो उसके अंदर का थोड़ा स्ट्रक्चर हम देखें तो उसके पास यहां पे ना एक बफर होता है। बफर का मतलब यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है यहां पे, ये वाली ऐसे। तो इसको मैं कहता हूं कि ये जो मेरा चीनी का गोदाम था ना, ये इस निक कार्ड का गोदाम है स्टोर करने के लिए। मेरे चीनी के पैकेट थे, इसके डेटा के पैकेट यहां पे स्टोर करता है अपने टेम्परेरी तौर पे। जैसे मेरे ग्राहक आके चीनी मुझसे खरीदते हैं, इसी तरह ये जो पैकेट है ये भेजता है सीपीयू को, और सीपीयू जितनी जल्दी प्रोसेस करता है ये उतने उतने ही पैकेट जो है इधर से ऑर्डर कर देता है। जैसे अब देखें, याद है आपको कि PC1 ने PC2 को ये 4 पैकेट जो है ना 4 सेगमेंट भेजे थे। लेकिन PC1 को कैसे पता है कि मैंने इसे 4 सेगमेंट भेजने हैं? वो देख लेते हैं कि PC1 को कैसे पता है कि उसने PC2 को 4 सेगमेंट भेजने हैं, हजार हजार बाइट्स के। वो देख लेते हैं, क्योंकि ये जो PC2 है ना, इसने PC1 को बताया कि जनाब द साइज ऑफ द विंडो कितना, 4,000 बाइट है। इसी तरह जैसे मैं ऑर्डर करता हूं शुगर मिल को कि मुझे 4,000 चीनी के पैकेट चाहिए, 6,000 पैकेट चीनी के मेरे पड़े हैं और 4,000 मैं ऑर्डर कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता। इसी तरह PC2 ने PC1 को बताया द साइज ऑफ द विंडो इज 4,000 बाइट। ये विंडो क्या है? इसका गोदाम है जहां पे वो बफर है, वो टेम्परेरी मेमोरी है निक कार्ड के अंदर, जहां पे ये अपने पैकेट जो हैं डेटा के वो स्टोर कर लेता है और फिर उनको भेजता है सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए। अच्छा, सीपीयू जो है वो एक दफा में कई और काम भी तो कर रहा होता है ना।
तो जितनी जल्दी सीपीयू पैकेट को या इन डेटा पैकेट्स को प्रोसेस करता है, उसी के हिसाब से ये देखते हैं PC2 क्या करता है फिर। लेकिन एक दफा PC2 ने जब PC1 को बता दिया कि द साइज ऑफ द विंडो इज 4000 बाइट, तो ये जो PC1 है ना, इसने भेजे ही जाने हैं ये चार चार पैकेट जो है ना, 100, 200, 300, 400 ऐसे नंबर लगा के ना, तो इसने ये चार चार पैकेट भेजे जाने हैं। तो अब जरा विंडोइंग की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट द डेटा सेंडर इज अलाउड, डेटा सेंडर इज अलाउड यानी कि अपनी मर्जी से नहीं भेजता ये PC1। इसको कौन बताता है कि तुमने कितना डेटा भेजना है? ये PC2 बताता है। अगर ये डेटा PC2 बताता है PC1 को, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? PC2। डेटा रेसिपिएंट डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। द अमाउंट ऑफ डेटा that the data sender is allowed to transmit without waiting for the acknowledgement। In this case, हमारे इस केस में the size of the window is 4000 bytes। ये जो विंडो, मेरा चीनी का गोदाम, इसका डेटा स्टोरेज का गोदाम PC2 के निक में डेटा को स्टोर करने का जो गोदाम है, जो बफर है, ये वो विंडो है, उसकी स्टोरेज की अपनी बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PC1 जो है वो चार चार के ये पैकेट भेजे जाएगा, और कब रुकेगा चार चार के पैकेट भेजना? तो यार मेरे जो महीने के 4000 चीनी के पैकेट निकलते थे शॉप से, वो इस महीने सेल हुए हैं तकरीबन 5000। ग्राहक ज्यादा आ गए। तो मैं तो शुगर मिल वालों को भी तो यही कहूंगा ना कि पहले मैं ऑर्डर करता था 4000 पैकेट, इस दफा मैं ऑर्डर करने लगा हूं 5000 पैकेट। तो इसी तरह यहां पे देखो PC2 अब क्या करेगा। PC2 ने पैकेट्स दिए ये CPU को ताकि वो प्रोसेस करे। ये मेरे जो एंड यूजर या गाहक कहते हैं, ये वो हो गए। इसने ज्यादा ज्यादा पैकेट प्रोसेस कर दिए, यानी कि ग्राहक ज्यादा आ गए। तो PC2 का PC1, जो यहां पे हम कह सकते हैं कि मेरी शुगर मिल को मैंने ऑर्डर किया, तो PC2 ने PC1 को जब बताना है कि अब मेरी विंडो का साइज कितना है, अब कितने पैकेट भेजो, तो वो ऐसे करके बताएगा। नो डेटा और एक्नॉलेजमेंट नंबर 500 इसने लगाया और PC2 को भेज दिया। यहां पे PC1 जो है ना वो रुक गया। PC2 ने विंडो का साइज मुझे बताया था 4000 बाइट्स। मैं तो इसे 4000 भेज रहा हूं, तो पर्ची की बैक साइड पे इसने ये क्या 1000 पैकेट का और लिख दिया है। तो अब PC2 ने PC1 को क्या बताया जनाब? द साइज ऑफ द विंडो इज 5000 बाइट। उसी तरह जैसे मैंने शुगर मिल को ऑर्डर किया कि इस दफा 4000 पैकेट ना भेजना, इस दफा 5000 पैकेट भेजना, इसी तरह PC2 ने PC1 को बताया कि इस दफा तुमने 5 पैकेट भेजने हैं 1000 1000 के,
लेकिन बताने का तरीका क्या है? ऐसे। बिल्कुल उसी शॉप की तरह कोई जरूरी तो नहीं है कि हर माह आपके जो ग्राहक हैं या शुगर खरीदने वाले हैं वो 100 हों। कभी वो 100 हो जाते हैं, कभी 200 भी खरीद सकते हैं, कभी 50 भी खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ग्राहक जो हैं वो कोई एक स्टैटिक नंबर तो नहीं है। अगर हर महीने कभी 100 होते हैं, कभी 200 होते हैं, कभी 50 हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं कि ये डायनामिक है। ये क्या चीज है? डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं हर माह नंबर मेरे ग्राहक के या खरीदारों के। तो यहां पे भी जो है कोई स्टैटिक नंबर तो नहीं है। जब सीपीयू ज्यादा प्रोसेस करता है, ये ज्यादा डेटा के पैकेट ऑर्डर कर देता है पीसी वन को। तो इसलिए ये जो विंडोइंग का प्रोसेस है ये भी डायनेमिक है। इसलिए जब विंडोइंग का कोई पूछे तो ये कौन सा प्रोसेस है? विंडोइंग क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। तो इसे डायनेमिक विंडोइंग भी कहते हैं। ये भी हो सकता है कि द साइज ऑफ द विंडो 5000 बाइट। इस दफा सीपीयू और भी तो काम कर रहा होता है ना। तो जब पीसी वन भेजेगा 5000 पैकेट इसको, और उधर से सीपीयू उतने प्रोसेस नहीं करेगा और कुछ पैकेट यहां पे ड्रॉप होंगे पीसी टू के पास, फिर ये मैसेज पीसी वन को भेजेगा। अब विंडो का साइज 3000 बाइट्स या 4000 बाइट्स है। तो ये एक किस्म की स्लाइडिंग विंडो है। ये स्लाइड करती रहती है, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायनामिक विंडोइंग। और इसको कंट्रोल कौन करता है? डेटा रेसिपिएंट। और दूसरे लफ्जों में इसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल। डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना कौन करता है? डेटा रेसिपिएंट करता है। ये भी टीसीपी की एक खसूसियत है, प्रॉपर्टी है इसकी। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के इन दोनों प्रोटोकॉल्स टीसीपी और यूडीपी का इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी ओरिजिनल डेटा एक्सचेंज करने से पहले ये 3 वे हैंडशेक के जरिए कनेक्शन बनाता है। जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस है, ये कोई 3 वे हैंडशेक नहीं करता। ये कहता है कि सीधी बात, नो बकवास, बस काम की बात मेरे साथ शुरू करो। टीसीपी एरर डिटेक्शन और एरर रिकवरी करता है, जबकि यूडीपी के पास नो एरर डिटेक्शन और नो एरर रिकवरी, इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। टीसीपी के पास विंडोइंग का फीचर है, जबकि यूडीपी के पास कोई विंडोइंग का फीचर नहीं है। अगर इन तमाम चीजों को देखें तो टीसीपी एज कंपेयर टू यूडीपी स्लो है। यूडीपी रिलायबल नहीं है, लेकिन ये बहुत फास्ट प्रोटोकॉल है एज कंपेयर टू टीसीपी। इसीलिए एप्लीकेशंस लाइक वॉइस, वीडियो, ये यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करती हैं। अक्सर औकात जब आप किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। तो उस वक्त क्या होता है
कि कुछ वॉइस पैकेट जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन यूडीपी उन पैकेट्स को दोबारा नहीं भेजता, जबकि टीसीपी ऐसा नहीं करता। टीसीपी जब डेटा भेजता है तो उसकी गारंटी होती है कि ये डेटा दूसरी तरफ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 3, जो कि नेटवर्क लेयर है। अब ट्रांसपोर्ट से डेटा जब नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर किया जाता है तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑपरेट करता है। और जनाब, होता क्या है, जब ये सेगमेंट नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर किया जाता है तो यहां पर नेटवर्क लेयर इस सेगमेंट के ऊपर एक और हेडर लगा देती है, यानी कि सेकंड इनकैप्सुलेशन इस नेटवर्क लेयर पर होती है, और वो हेडर होता है आईपी का। इसमें डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी दोनों होते हैं। अगर इधर से देखें तो सोर्स आईपी यहां पे होगा 10.1.1.10 और डेस्टिनेशन आईपी यहां पे होगा 10.1.1, और इस सारे हिस्से को पैकेट कहते हैं। और अगर कोई इंटरव्यू में या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेगमेंट कब बनता है, सेगमेंट जब टीसीपी या यूडीपी का हेडर लगता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, उस वक्त वो क्या होता है, सेगमेंट। जब नेटवर्क लेयर पर आईपी का हेडर लगता है तो वो क्या बन जाता है, पैकेट। इसको और इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रेड कलर का जो गिफ्ट है ये डेटा है। इस गिफ्ट को हमने एक और डिब्बे में बंद कर दिया, ग्रीन डिब्बे में। ये है गिफ्ट पैक, इसको हमने इस ग्रीन डिब्बे में बंद कर दिया, और फिर इस ग्रीन डिब्बे को हमने इस ब्लू डिब्बे में रख दिया। तो अब ये जो हमारा गिफ्ट डेटा था ये कितने डिब्बों के अंदर हो गया, पहला ग्रीन वाला यहां पे आया तो सेगमेंट बन गया। ग्रीन डिब्बे को जब हमने ब्लू डिब्बे में रखा तो ये क्या बन गया, पैकेट। अब ये आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 2, डेटा लिंक लेयर। लें जनाब, नेटवर्क लेयर पर इस पैकेट को हैंड ओवर कर दिया जाता है लेयर नंबर 2, डेटा लिंक लेयर पर। और यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल ऑपरेट या चलता है, मैक प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको भी हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, वो इस पैकेट के ऊपर एक और हेडर लगाती है जिसे कहते हैं मैक हेडर, और उसमें क्या होता है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। ये हो गई इनकैप्सुलेशन नंबर 3। और आसान करने के लिए हमने इस ब्लू पैकेट को अब एक और डिब्बे में रख दिया ऑरेंज कलर के, जो कि डेटा लिंक लेयर का मैक का हेडर है। तो फिर ये कुछ ऐसा बन गया, और इस सारे को कहते हैं फ्रेम,
सेगमेंट बनता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, पैकेट बनता है नेटवर्क लेयर पर, और फ्रेम बन जाता है जब वो आता है डेटा लिंक लेयर पर, जब उसके साथ मैक हेडर लगता है। और अब देख लेते हैं OSI मॉडल की लेयर नंबर 1, फिजिकल लेयर। यहां से ये फ्रेम हैंडओवर कर दिया जाता है फिजिकल लेयर के पास। और हमें पता है कि फिजिकल लेयर में ये डेटा चेंज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, 0101, जिनको हम क्या कहते हैं, बिट्स। बिट्स का क्या मतलब कि अगर आप स्विच को ऑफ कर दें तो क्या हो जाएगा 0, अगर ऑन करें तो वो होगा 1, ऑफ करें तो 0, ऑन करें तो 1। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाता है, ये सारे का सारा डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाता है। अब ये डेटा आया PC2 की फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर से ये अब अपवर्ड ट्रेवल करेगा। फिजिकल लेयर से जब ये आया डेटा लिंक लेयर के पास, तो डेटा लिंक लेयर ने इसका ये जो मैक हेडर था ना, उसको उतार दिया। फिर ये हैंड ओवर किया गया नेटवर्क लेयर को। और जिस तरह ये इनकैप्सुलेशन हुई थी, जिस तरह ये हेडर लगे थे, उसी तरह से अब ये हेडर उतारे जाएंगे। नेटवर्क लेयर पर आईपी का हेडर रिमूव किया गया, इसको रिमूव किया गया। फिर ये हैंड ओवर किया गया ट्रांसपोर्ट लेयर के। ट्रांसपोर्ट लेयर ने टीसीपी या यूडीपी का जो भी हेडर था उसको रिमूव किया। फिर ये हैंड ओवर किया गया सेशन लेयर को। फिर हैंड ओवर किया गया प्रेजेंटेशन लेयर को। और यहां पे अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या व्हाट्सएप की ऐप खोली हुई थी, उसमें आपको वो डेटा टेक्स्ट या पिक्चर या वॉइस की सूरत में मिल गया। अच्छा, एक बात आपने और याद रखनी है कि राउटर्स नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट करते हैं। नेटवर्क लेयर की डिवाइसेस हैं, लेयर 3 पे ऑपरेट करते हैं राउटर्स। स्विचेस और ब्रिजेस ये डेटा लिंक यानी कि OSI लेयर 2 पे ऑपरेट करते हैं। स्विचेस और ब्रिजेस लेयर 2 की डिवाइसेस हैं। और हब्स और रिपीटर्स ये ऑपरेट करते हैं फिजिकल लेयर पर। ये फिजिकल लेयर की डिवाइसेस हैं। राउटर लेयर 3 की डिवाइस है, स्विचेस और ब्रिजेस लेयर 2 की डिवाइसेस हैं, और हब्स और रिपीटर्स ये लेयर 1 की डिवाइसेस हैं। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा तड़का हम अपने लेक्चर को TCP IP का लगा लेते हैं। ये देख लेते हैं कि TCP IP क्या है। लेफ्ट साइड पे आपके OSI मॉडल है जो हम अभी पढ़ के हटे हैं, और राइट साइड के आपके TCP IP मॉडल है। OSI मॉडल की जितनी भी फंक्शनैलिटी या रिसर्च थी, उसको गोद ले लिया, आप एक तरह से कह सकते हैं कि USA के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने।
और उसका नाम रख दिया टीसीपी आईपी मॉडल। सेम फंक्शनैलिटी, हर चीज सेम है जैसे ओएसआई मॉडल की, बस नाम चेंज कर दिया। क्या रख दिया उसका नाम? टीसीपी आईपी मॉडल। इसको डार्पा मॉडल भी कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ये पेंटागन का दूसरा नाम है। इन्होंने क्या किया जनाब, इन्होंने ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 1 और 2 को मिलाया और उसका नाम रख दिया लेयर नंबर 1 ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल, नेटवर्क एक्सेस लेयर। और ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 3 लेयर का नाम इन्होंने रख दिया टीसीपी की लेयर नंबर 2 इंटरनेट लेयर। क्योंकि नेटवर्क लेयर पर आईपी हेडर लगता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का हेडर लगता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? इंटरनेट लेयर। और ओएसआई की लेयर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर को इन्होंने टीसीपी की लेयर नंबर 3 का नाम दिया और उसका नाम ट्रांसपोर्ट लेयर ही रखा। और हमें बड़ा बड़ा इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने इस लेयर का नाम चेंज नहीं किया, अदरवाइज ये इसका नाम चुलबुल पांडे भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, हम क्या कर लेते। ऊपर चलते हैं। ओएसआई मॉडल की लेयर नंबर 5, 6 और 7 को कंबाइन किया और इस लेयर का नाम इन्होंने टीसीपी आईपी मॉडल में लेयर नंबर 4 एप्लीकेशन लेयर रख दिया। तो टीसीपी मॉडल में टोटल लेयर्स कितनी हैं? 4। नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और इन दिनों हम अब कहते हैं कि हम ओएसआई मॉडल नहीं यूज करते, हालांकि मॉडल हम ओएसआई का यूज करते हैं, नाम हम क्या कहते हैं, हम यूज कर रहे हैं टीसीपी आईपी मॉडल। सारे के सारे प्रोटोकॉल फंक्शनैलिटी सेम है। टीसीपी आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर तक डेटा होता है। डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर आता है तो ये क्या बन जाता है? सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर से जब ये इंटरनेट लेयर पर आता है तो क्या बन जाता है? पैकेट। और जब इंटरनेट लेयर से ये नेटवर्क एक्सेस लेयर पर आता है तो क्या बन जाता है? फ्रेम। तो फंक्शनैलिटी, इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन में कोई फर्क नहीं है। और अब हमें पता चल चुका है कि जब PC1 PC2 से कम्युनिकेट करेगा तो वो कौन सा मॉडल यूज करेगा? टीसीपी आईपी मॉडल। तो जैसे जैसे डेटा सोर्स डिवाइस पर नेक्स्ट लेयर्स को हैंडओवर किया जाएगा उस पर हेडर लगते चले जाएंगे और इस अमल को हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। इनका मतलब ऐड करना, कैप्सुलेट में रख देना, यानी कि किसी चीज में रखकर उस पर कोई चीज लगा देना। और फिर जब ये डेटा फ्रेम या पैकेट डेस्टिनेशन डिवाइस को डिलीवर किया जाएगा तो इन हेडर्स को रेलेवेंट लेयर के मुताबिक उतारा जाएगा और इस अमल को हम क्या कहते हैं? डीकैप्सुलेट। तो आपने इन दोनों टर्म्स को याद रखना है, इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन को।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।